हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड की टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से लगभग 14 सिटीज इंडिया के अंदर में है। अब आप चाहें इसको नेगेटिव लें या पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर इसका लेते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप 100% जो टॉप सिटीज हैं जिनमें डेवलपमेंट चल रहा है उसमें से 70% सिटीज हमारी इंडिया में है, जिसमें से एक सिटी है दिल्ली। वहीं पे इसको अगर नेगेटिव देखें तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है, जो हमारा डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इससे हमारी इकोनॉमी लॉस होती है, इससे हमारा टूरिज्म लॉस होता है, इससे बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो इस पॉल्यूशन के दोनों एस्पेक्ट को हम वन बाय वन करके देखते हैं आज। यानी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, बट डेफिनेटली यहां पे हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, जिसमें हमें पॉजिटिव को ही नहीं देखना है, सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखना होगा। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन और एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस आ रही हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या स्टेप लिया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली और मुंबई के पॉल्यूशन के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सिटी गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली में क्या कर रही है। आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ग्रैप स्टेज एक्टिवेटेड एज दिल्ली फेसेस पुअर एयर क्वालिटी। आप जानते होंगे कि जो सफर है, जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है, अगर हम बात करें नेम्स की, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की, नाक्स की अगर हम बात करें, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन सभी के अकॉर्डिंगली जब ये डेटा प्रिपेयर किया जाता है तो हमने एक प्रोग्राम लेकर आए थे। स्पेशली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एक प्रोग्राम लेकर आई थी 2015 के अंदर में, अंडर स्वच्छ भारत अभियान, जिसका नाम है वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। यानी एक नंबर होगा और उसका एक कलर होगा और उसको एक डिस्क्रिप्शन उसका दिया जाएगा। इस कैटेगरी के अंदर में टोटल 6 कैटेगरीज रखी गई: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि दिल्ली का पॉल्यूशन और कुछ सिटीज का पॉल्यूशन इस सीवियर ग्रेड से भी नीचे चला जाता है। यानी जो स्केल हमने बनाया नहीं है उससे भी नीचे हमें कई बार यह पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लगभग 550 मिलीग्राम पर मीटर जो क्यूब जो वॉल्यूम है उसके अंदर में ऐसा देखा जा रहा है। यानी अगर देखने की अगर बात है तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि हमारे जो मेजरिंग स्केल्स हैं वो भी छोटे पड़ते चले जा रहे हैं। सीवियर से भी से वेरी सीवियर स्टेज यहां तक पहुंच जाती है। इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। दशहरा के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है उसको जस्ट हाफ कर दिया गया है, 49,999, और जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसकी फीस को 24,999 से कर दिया गया है 19,999। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं ग्रैप की। जो स्पेशली अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने ग्रिड रिलेटेड जो रेस्पॉन्स एक्शन प्लान्स हैं उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान लिए जाते हैं। जो फर्स्ट लेवल का जो एक्शन प्लान होता है उसको बोलते हैं ग्रैप 1, SAE 2, SAE 3 और एक्शन 4। का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन है जब आप बिल्कुल ही सीवियर लेवल तक एयर पॉल्यूशन पहुंच चुका है। जनरली जब पुअर लेवल का एयर पॉल्यूशन होता है उस टाइम पे ग्रैप 1 इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अभी 1-2 दिन पहले हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ग्रैप स्टेज 1 को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। रोल आउट एज काम विंड, लो टेम्परेचर, कीप एयर पॉल्यूशन पुअर क्वालिटी इन दिल्ली। यानी दिल्ली के अंदर में एयर जो क्वालिटी है वो पुअर पहुंच चुकी है। अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड स्टार्ट होते हैं जनरली गुड से, फिर इसके बाद आता है सेटिस्फैक्टरी, इसके बाद आता है मॉडरेट, इसके बाद आता है पुअर, उसके बाद है वेरी पुअर, और उसके बाद होता है सीवियर।
यानी अगर हम बात करें तो दिल्ली अभी फिलहाल इस स्टेज में है और हम धीरे धीरे जाना चाहते हैं मॉडरेट में लेवल में, जहां पे हमारे जो पॉल्यूशन लेवल है थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर इस तरह के एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, डेफिनेटली पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, अगर पॉल्यूशन कुछ लेवल तक बढ़ेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इससे बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते हुए ग्लेशियर्स मेल्टिंग और ये सारी चीजें आजकल आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं हमारे इस पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से। संडे वॉज द फर्स्ट पुअर ईयर डे, यानी इस सीजन का अगर हम देखें स्पेशली मॉनसून के बाद, तो मॉनसून के बाद संडे को इस बार पहला ईयर पुअर क्वालिटी लेवल पे था और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये पुअर क्वालिटी कंटिन्यू चल रहा है। काफी दिन से ये पुअर क्वालिटी मेंटेन रहता है। हम चाहते हैं कि इसको मॉडरेट या फिर सेटिस्फैक्टरी लेवल के अंदर में ले आए। वाई इट इज इन न्यूज, कैपिटल फेस्ड पुअर एयर क्वालिटी फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डेज, और अब बात करें तो 3 या 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे परसिस्टेंट हेज ऑफ द पॉल्यूशन ब्लैंकेटेड द सिटी। हेज का मतलब होता है जब हमारी जो विजुअलिटी है वो भी हमारी कम हो जाती है। जब एयर पॉल्यूशन इस लेवल का हो जाता है कि वहां पे जो हमारी विजुअलिटी है वो 10 मीटर से ज्यादा का हम ठीक से नहीं देख पाते, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे हमारे 10 मीटर से दूरी पे हो तो हम उसको ठीक से नहीं देख पाते, उस कंडीशन में बोलते हैं इसको हेज। यानी हेज कंडीशन में पहुंचने का मतलब है पॉल्यूशन लेवल अभी काफी अच्छे लेवल का हो चुका है। दिस अलार्मिंग सिचुएशन फ्रॉम द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट टू कन्व्यू एंड इमरजेंसी मीटिंग। डेफिनेटली इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट के अंडर में इसको एक कमीशन बनाया था, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कमीशन की जो आपकी जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बाइंडिंग होते हैं उन पर्टिकुलर स्टेट्स को। स्पेशली ये कमीशन बनाया गया था दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास की जो स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब स्टेट्स के लिए बनाया गया था। इसमें अगर कोई कमीशन कोई भी रिकमेंडेशन देता है या फिर कोई भी सजेशन देता है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेटरी होगा, उसको वो बाइंडिंग होगा, उसको वो मानना पड़ेगा। बात करते हैं कि फिलहाल जो हमारा एयर पॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिया गेट का है। इंडिया ज्यादातर जब भी पॉल्यूशन लेवल मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है, रेनफॉल मेजर की जाती है, जनरली हम जो इंडिया गेट है या फिर इसके आसपास का जो चाणक्यपुरी एरिया है, इंडिया गेट, यहीं पे हम ज्यादातर टेम्परेचर मेजर करते हैं। जनरली ये थोड़ा सेंट्रल इंडिया के आसपास में होने की वजह से इसको ज्यादातर कंसीडर किया जाता है। अगर यहाँ का पॉल्यूशन लेवल से ही हम डिसाइड करते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल ओवरऑल एक एवरेज क्या होगा। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बहुत ही कम आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन है और उसकी वजह से यहाँ पे इसको पूरा ब्लॉक भी कर दिया जा चुका है। अगर हम देखते हैं ग्रैप के बारे में आगे फर्दर, सो ग्रैप इज अ सेट ऑफ मेजर्स डिजाइन टू मैनेज क्वालिटी इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग रीजन। डेफिनेटली ग्रैप जो है ये कुछ जो स्टेट्स है उनको इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे फिलहाल के लिए अभी दिल्ली ने इसको इंप्लीमेंट किया है। इसके इंप्लीमेंटेशन के पास कुछ कुछ एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कुछ एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है और कुछ एक्टिविटीज की मशीनरी को ऑन ऑन भी कर दिया जाता है। ये बनाया गया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में। ग्रैप्स का जो मेन पर्पस है पॉल्यूशन को कम करना है। ये एक टीयर्ड अप्रोच के साथ होता है, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और ग्रैप 4, इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको 2017 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2016 में अप्रूवल दिया था। उसके बाद से मेनली जब एक मैटर हुआ था इसमें, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब ये पॉल्यूशन से रिलेटेड इन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए और उस बॉडी के थ्रू एक इस तरीके से जो कमीशंस भी बनाए जाए जिस जो एक इस चीज को इंप्लीमेंट करने में काफी कारगर होंगे। बात करें स्टेजेस की तो सबसे पहली जो स्टेज है जिसकी हम अभी हम बात कर रहे हैं, जिस केसेस में ये ग्रैप को इंप्लीमेंट किया जाता है, स्पेशली जब पुअर कंडीशन होती है उस टाइम पे जो हमारा AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 201 से लेकर 300 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब जब हो जाता है इसके बीच में, तब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर में जनरली जो NGTs के अंदर में, यानी नेशनल जो आपका ग्रीन ट्राइब्यूनल है और जो आसपास के एरियाज हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन सभी ने
ओवर एज्ड डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाना इस स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं। यानी जब भी ग्रैप 1 इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके अंदर में जो स्टेज 1 होगी, उसमें सबसे पहले यानी सबसे पहला जो स्टेप होगा वो व्हीकल्स को यानी एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसे कि BS3 व्हीकल्स अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक हम BS6 तक पहुंच चुके हैं, तो BS4 और जो 5 तो हमारा कभी आया ही नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा था कि 5 को हमने स्किप कर दिया है। तो BS4 से डायरेक्टली हमने जंप किया BS6। तो अभी के लिए जो अगर हम बात करें तो BS4 और BS6 ही रियलिटी में अलाउड है। जो BS3 व्हीकल्स हैं वो जो आज जो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, लेकिन जो व्हीकल्स आज जो बाहर घूम रहे हैं उनका लिए भी जो रेस्ट्रिक्शंस है बढ़ जाती है। अगर वो स्टेज अगर पॉल्यूशन बढ़ता गया, अगर ये यानी वेरी पुअर क्वालिटी में चला गया, तो उस कंडीशन में एड्रेस एयर पॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट इन द रीजन, यानी जो रिसर्च टीम बैठती है वो ये देखती है कि पॉइंट सोर्सेज, नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब है जहां पे हमें पता है कि क्या सोर्स है पॉल्यूशन का। नॉन पॉइंट का मतलब है जहां पे हमें सोर्स का नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लिया जाए कि एक कार है जो एक पॉल्यूशन करती हुई जा रही है, और वो जो पूरी रोड पे वो पॉल्यूशन करती हुई जा रही है और हमें उस कार का ट्रेस नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। यानी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये पॉल्यूशन, क्योंकि उस टाइम पे कई हजार लाखों कार वहां से पास हुई हैं, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस कार से कितना पॉल्यूशन हुआ था। इसको बोलते हैं हम नॉन पॉइंट सोर्स। ऐसे ही होते हैं पॉइंट सोर्सेज, जैसे कि इंडस्ट्रीज। कोई इंडस्ट्री अगर पॉल्यूशन कर रही है तो हमें उसके पास उसके मीटर के थ्रू हम देख के पता लगा सकते हैं कि दैट दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर पॉल्यूशन। तो हम जो पॉइंट सोर्सेज है उस पर डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कंपनीज को बोल सकते हैं कि आप इतने बजे के बाद में प्रोडक्शन बंद कर देंगे, या फिर इस लेवल के बाद ये प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टेज 3 में सीवियर एयर क्वालिटी जब इंडेक्स हो जाएगा, उस टाइम पे 401 से लेकर 450, इसमें जो BS3 जैसे जो व्हीकल्स हैं उसको प्रॉपरली इसको रेस्ट्रिक्ट किया दिया जाता है। BS4 डीजल को वो जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर में सस्पेंड कर दिए जाते हैं फिजिकल क्लासेस फॉर द प्राइमरी क्लास अप टू 5th, यानी 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जाने से मना कर दिया जाता है, उनको छुट्टी कर दी जाती है। क्योंकि इस जो पॉल्यूशन लेवल है, अगर उसको सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है, मोस्ट वल्नरेबल जो है वो बच्चे ही होते हैं। बच्चों के जो लंग्स होते हैं बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं 5 साल तक, इसलिए उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से स्टेज 3 आने पे, ग्रैप के स्टेज 3 पे स्कूल्स में बैन कर दिए जाते हैं। जो BS3 व्हीकल्स हैं उसको भी बैन कर दिया जाता है। स्टेज 4 आने पे सीवियर प्लस अगर पहुंच जाएगा, यानी 450 अगर प्लस पहुंच जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो जो हमारे 4 व्हीकल्स होते हैं रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स, BS6 डीजल व्हीकल्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंटरिंग द दिल्ली। यानी अगर दिल्ली स्टेट में पॉल्यूशन बढ़ चुका है तो दिल्ली के अंदर में इनको आने से मना कर दिया जाता है, या फिर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन से लगा दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने जब इसको इंप्लीमेंट किया था, तो बाहर से कोई भी व्हीकल जिसमें, क्योंकि नंबर प्लेट से हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाहर का व्हीकल है, दिल्ली का व्हीकल है, बाहर से कोई भी व्हीकल को इंडिया में यानी दिल्ली के अंदर में नहीं एंट्री दी जा रही थी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल। एक्सेप्ट यहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हैं तो वो अलाउड हैं, अदरवाइज दूसरे व्हीकल्स को दिल्ली में एंटर नहीं किया जाएगा जब तक पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल में नहीं आ जाता है। बात करते हैं इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको हम एक एक्ट के अंदर में लेकर आए थे, अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2001। यानी NCR दिल्ली कैपिटल रीजन जो है हमारा, और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं उसके लिए ये पर्टिकुलरली कमीशन बनाया गया था। क्योंकि अगर हमारे किसी भी देश का जो कैपिटल है वही अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसकी इकोनॉमी पे, उसके जो उसको डिफेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को बाहर से लोग, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स प्राइमरी रोल टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, कंडक्ट रिसर्च, आइडेंटिफाइंग इशू, रिजॉल्व चैलेंज रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एसोसिएटेड मैनर। जो हमारी जो रिसर्चेज होती हैं, इशू को आइडेंटिफाई करना कि इसके बीच में क्या रीजन है, कोऑर्डिनेशन करना स्टेट्स के बीच में कि आप किस किस चीजों को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, किस किस चीज को कम कीजिए। उदाहरण के तौर पे जो हरियाणा है, उदाहरण के तौर पे जो पंजाब है, आसपास के जो वेस्टर्न यूपी पार्ट है दिल्ली के आसपास, जब उसमें पराली जो बर्न की जाती है स्टबल बर्निंग में, तो उसका जो नियर अबाउट 50% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर में आता है, और उसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं
इस कमीशन के अंडर में ये रेकमेंड कर सकता है नियर बाय स्टेट्स को कि आप इस टाइम पे स्टबल बर्निंग ना कीजिए, या फिर स्टबल बर्निंग जो है आपको किस किस तरीके से करनी चाहिए, स्टबल से किस तरीके से आप उससे फाइट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पैलेटाइजेशन को अलाउ किया गया था। पैलेटाइजेशन का मतलब होता है जो आपकी पराली है उसको आप, जो स्टबल है उसको पैलेट्स की फॉर्म में यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको आप डाल दें, कॉम्पैक्ट पैलेट्स बना दिए जाएं, और उसके पैलेट्स को आजकल कोल पावर प्लांट्स भी इजीली खरीद लेती हैं, क्योंकि वहां पे भी बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए कोल जहां पे यूज किया जाता है वहां पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो फार्मर जो हमारी स्टबल है उससे भी पैसा कमा सकते हैं। दूसरा होता है कि वो अपने इसके अंदर में एक तरीके से स्मोक गन, इस तरह की चीजें वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो आप अपने जो स्टबल है उसके ऊपर में स्प्रे कर सकते हैं, और वो वहीं पे ग्राउंड में ही एक तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। या फिर सीडर मशीन्स आजकल आती हैं, जो सीडर मशीन्स एक ट्रैक्टर के पीछे लगाने वाला एक मॉड्यूल होता है, जिसमें जो हार्वेस्टिंग होता है यानी कटिंग जो होता है, प्लस में जो सोइंग होता है यानी जो दूसरे बीज लगाए जाते हैं, ये एक ही साथ कर दिया जाता है। यानी कटिंग भी उसी साथ में हो रही है, और वहीं पे जो सीड लगाए जा रहे हैं, बीज लगाए जा रहे हैं खेत में, वो भी उसी साथ में हो रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब हमारी जो खारिफ क्रॉप है जो कि मॉनसून सीजन में होती है उसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, और जो हमारी राबी क्रॉप है उसके सोइंग का टाइम होता है। इसके बीच में हमारे जो फार्मर्स हैं, आसपास के जो फार्मर्स हैं, उनको सिर्फ 4 से 5 दिन का गैप मिलता है। इस 4 से 5 दिन के गैप में वो प्रॉपरली हार्वेस्टिंग करके सोइंग नहीं कर सकते, इसलिए वो जनरली क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। तो इस 4 से 5 दिन के जो गैप है उसके भी अगर इस टाइम को अगर हम 15 से 20 दिन का कर दें तो फार्मर्स बहुत इजीली उसको कट कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड होने की वजह से स्टबल बर्निंग ये बढ़ती चली जा रही है। ऐसा रेकमेंड भी किया है इस कमेटी ने कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उसको टाइम दिया जाए, यानी उसके पास 10 से 15 दिन का टाइम होना चाहिए ताकि वो उसको ठीक से बर्न कर सके, सॉरी उसको जो ठीक से वो निकाल सके जो स्टबल है। लेकिन यहाँ पे इसको अलाउ नहीं किया जाता है, यानी इतना टाइम पीरियड होता नहीं है, और फार्मर्स की भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती होती है, क्योंकि फार्मर्स को जल्दी से जल्दी प्रॉफिट अर्न करना होता है, एपीएमसी मंडीज तक अपने जो प्रोडक्ट है उसको ले जाना होता है। तो फार्मर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक तरीके से वैकेंट छोड़े अपनी लैंड को, और अपने जो रिमूवल में इतना टाइम वेस्ट करे, और लेबर जो कॉस्ट है वो भी उसका लगता है। तो इसलिए ज्यादातर फार्मर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने से थोड़ा पहले ही उसको बर्न कर देते हैं, ताकि कम से कम टाइम पीरियड में नेक्स्ट क्रॉप को दूसरा ग्रो किया जा सके। बात करते हैं इसकी कि जो नियर बाय एरियाज है उसके अंदर में प्रिवेंटिंग होती है, कंट्रोल होते हैं एयर पॉल्यूशन, स्पेशली दिल्ली और एनसीआर रीजन के अंदर में। एडिशनली द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एफर्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यानी जो हमारे आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम इस चीज को ठीक से इंप्लीमेंट भी कर सकें। बात करते हैं पावर ऑफ ये जो हमारा जो कमीशन है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, इसके पास क्या क्या पावर है, यानी ये एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अभी फिलहाल के लिए 8 अक्टूबर से, यानी अगर हम देखें तो जनवरी तक 500 मीटर स्क्वायर से बड़े जितने भी प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन चल रही है वो जनवरी तक बैन कर दी गई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इकोनॉमिक बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। यानी जो भी बिल्डिंग 500 मीटर स्क्वायर से बड़ी एरिया में बनाई जा रही है उसको अभी जनवरी तक बैन कर दिया गया है। नहीं, ये 3-4 महीने तक कोई भी एक्टिविटीज दिल्ली के अंदर में नहीं होगी। यहां तक कि जो हमारी मेट्रो की जो डेवलपमेंट है, मेट्रो में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्कूल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है। और अगर हम बात करें इसके अंदर में तो और भी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज यहाँ पे एक तरीके से बैन कर दी जाती हैं कि कोई भी जो इंडस्ट्री है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसको वो चला नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे अगर 10 बजे उन्होंने टाइम फिक्स किया है तो एग्जैक्ट 10 o'clock यहाँ पे जो मशीनरी है उनको वहां पे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। डेफिनेटली इससे जो इनकम है गवर्नमेंट की वो कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा इकोनॉमी और एनवायरमेंट के बीच में। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो कमीशन है ये बोल सकता है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं एयर क्वालिटी के ऊपर में। गाइडलाइंस ये लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कोड्स बना सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स यूज किए जाते हैं। अगर हम कई बार क्या होता है कि अगर हम जो छोटे बिल्डर्स होते हैं वो कोई बिल्डिंग कोड यूज नहीं करते हैं,
ऐसी कंडीशन में अगर छोटा सा अर्थक्वेक भी आता है या फिर कहीं पे सीलन हो जाती है किसी बिल्डिंग में, तो उसके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग जो गिरेगी तो दोबारा से बिल्डिंग बनेगी, तो दोनों में पॉल्यूशन हमारा फिर से क्रिएट होता है। यानी अगर हम पहली बार में ही बिल्डिंग को इस तरीके से बनाएं कि दोबारा से बिल्डिंग बनाने के बीच में बहुत एक लंबा टाइम पीरियड हो, उसके मेंटेनेंस कम चाहिए हो, तो हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन जो बिल्डर्स है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज कर लेते हैं जिसमें बिल्डिंग्स को बहुत जल्दी गिर सकती है, और उस केस में पॉल्यूशन बढ़ सकता है। तो बिल्डिंग बेटर जो होता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। डायरेक्शंस ये इशू कर सकते हैं किसी रेलेवेंट पर्सन और अथॉरिटीज के जो अगर अगेंस्ट है, इंस्पेक्शन ये कर सकते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, ऑल डायरेक्शन एंड ऑर्डर फ्रॉम द कमीशन आर मैंडेटरी, यानी ये फॉलो ही करना पड़ेगा। एंड कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज। डेफिनेटली अगर ये कंप्लायंस नहीं होगा, अगर हम सब अपनी एक दूसरे के ऊपर थोपते रहेंगे, अपनी जिम्मेवारी को अगर नहीं कंसीडर करेंगे, डेफिनेटली पॉल्यूशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर भी होना चाहिए। ये जो कमीशन है अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी टाइम कमीशन से पूछ सकती है कि बताइए कि आप लोगों ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रीजन में पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं अंडर दिस एक्ट। बात करें इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुअर एयर क्वालिटी होने की वजह से डेफिनेटली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, जो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ये बढ़ सकती हैं। हायर रेट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, यानी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बढ़ सकती हैं। लंग डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन के अंदर में आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ छोटे मोटे जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हुआ करते थे पहले लंग्स के अंदर में, जो कि पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए होते थे, आजकल के बच्चों में वो ऑर्गन ही डेवलप होना बंद हो गए हैं। यानी सिटीज के अंदर जहां पे भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, वहां पे जो बच्चे अभी बर्थ लेते हैं उनके अंदर में ऑर्गन ही डेवलप होना बंद हो गया है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी वो बच्चों के अंदर में पॉल्यूशन के अगेंस्ट इम्यूनिटी ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने उस ऑर्गन ने धीरे 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 एक तरीके से वो डिटीरिएट हो गया है पॉल्यूशन की वजह से। एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, फ्लोरा फोना को डायरेक्टली इसमें इंपैक्ट पड़ता है। एसिड रेन के केसेस इसमें बढ़ते चले जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इसमें खत्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज जो है कंटामिनेट हो जाती हैं, वो पीने लायक नहीं रहती हैं। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। अगर एक लेवल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो हमारी गैसेज हैं एनवायरमेंट में रहेंगी, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इससे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी अगर कोई भी पर्सन बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है वो सारा आपके पॉल्यूशन के ही वजह से आया है। तो वो जो कॉस्ट है पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस से होगी। आजकल अगर हम देख रहे हैं तो पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत ज्यादा इलनेस फैल रही है। यानी स्ट्रेस अगर ये है तो वो भी उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल पॉल्यूशन का है। यानी अगर कार्डियोवैस्कुलर है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमारे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली जो आउटपुट है, जो इंप्लॉइज है, उनका जो आउटपुट है पॉल्यूशन की वजह से उतना नहीं आता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डायरेक्ट लॉस होता है। टूरिज्म डेफिनेटली अफेक्ट पड़ता है। आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती है। पहले बच्चे जो थे वो बाहर घूमते थे, बाहर खेलते थे, लेकिन आउटडोर जो गेम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा जो बच्चा है वो बाहर पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में बाहर आउटडोर में खेले। डेफिनेटली एक हेल्थ के ऊपर में, बच्चों के हेल्थ के ऊपर में भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो जब भी हमारा पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो टूरिज्म कम से कम 9 से 10% टूरिज्म हमारा 1 या 2 दिन में ही कम हो जाता है। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए पॉल्यूशन अगर बढ़ गया तो जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। बात करें जब ओबामा जी जब दिल्ली में आ रहे थे, यानी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जब पहली बार आई, उन्होंने ओबामा जी को इनवाइट किया था। ओबामा की जी के आने से पहले 3 महीने पहले जो डेट फिक्स की गई थी वो डिले कर दी गई 3 महीने तक, जस्ट बिकॉज ऑफ द दिल्ली एयर पॉल्यूशन। उनके 17 डेलीगेट्स इंडिया में आए थे ये पता करने के लिए कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल क्या है, और जब उनको सेटिस्फैक्शन हुआ तब वो जो अब ओबामा जी हैं वो दिल्ली के अंदर में आए। मोदी जी के साथ वो मीटिंग हुआ, टी गार्डन मीटिंग हुआ, लेकिन जो जो मेन पर्पस था वो 3 महीने तक डिले हो गया। हमारी जो एग्रीमेंट्स थे, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड एग्रीमेंट्स थे, वो 3 महीने तक डिले हो गए। हमने सिर्फ एमओयूज में साइन कर पाए, क्योंकि अगर पहले कर पाते तो उस टाइम तक तो हम उस फाइनल डील को भी फाइनल कर सकते थे। यानी हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, एफडीआई होता है, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। सोशल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
डेफिनेटली जो लोगों के अंदर में अगर ये आउटपुट इतना नहीं रहेगा, इकोनॉमी इतनी नहीं रहेगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास बहुत कम रहेगी। कोई इंडस्ट्रीज बाहर से अगर नहीं इंडिया में सेटअप करेंगे इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली वहां पे जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा। +-4 के लिए जो हम बोलते हैं कि 4 से अगर +-2 तक अगर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम बियर कर सकते हैं। बट अगर इससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो डेफिनेटली जो घर में जो इश्यूज होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सोशल जो इनइक्वालिटीज है वो हमारी बढ़ती चली जाती है, यानी जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है, जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाते हैं। अमीरों पे बहुत सारा फायदा, यानी उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन गरीब जो होते हैं वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है हमारे अर्थ पे। यानी एक गरीब होना एक यहाँ पे हमारे अर्थ पे एक तरीके से श्राप है। यानी जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ना ही कोई छत है, ना ही वो एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, ना ही वो एसी में रह सकते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा अच्छे किसी घर में रह सकते हैं। तो जो एनवायरमेंट का जो सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो सिर्फ दो ही लोगों के ऊपर पड़ता है, एक है पोवर्टी यानी पुअर पीपल, और दूसरा है विमेन। जी हाँ, विमेन। विमेन को कॉप मीटिंग्स के अंदर में बहुत बार मेंशन किया गया है कि क्यों विमेन को ही ये पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बियर करना पड़ रहा है, क्यों मेल को क्यों नहीं करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर इससे बढ़ते हमारे ड्रॉट अगर बढ़ते चले जाएंगे, तो आज के टाइम में भी अफ्रीका और इंडिया में आज भी ऐसी विमेन्स हैं जो एक तरीके से 25 से 30 किलोमीटर डेली ट्रेवल करती है इन सर्च ऑफ वाटर। यानी ये जो इंपैक्ट है ये मेल के ऊपर इतना नहीं पड़ा जितना फीमेल के ऊपर पड़ा। तो दो सेक्शन, एक तो वल्नरेबिलिटी है हमारी पोवर्टी और दूसरा है फीमेल। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस लीडिंग टू द कम्युनिटी अनरेस्ट एंड कॉल फॉर द एक्शन। डेफिनेटली कम्युनिटी के अंदर में अनरेस्ट आ सकता है, हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, लोग खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी अच्छी काम करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, बट डेफिनेटली ये अनरेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है पॉल्यूशन। तो सोशल इंप्लीकेशंस के साथ साथ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में बहुत ज्यादा होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज और आर करेक्ट। तो जो हमारी जो कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The CAQM is responsible for monitoring air quality exclusively within the नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, दिल्ली के आसपास वाले जो एरिया है उसके लिए भी है। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। द डायरेक्शन इशूड बाय द CAQM एंड आर नॉन बाइंडिंग एंड आर सर्व ओनली एज अ रिकमेंडेशन। डेफिनेटली अभी मैंने बताया ये मैंडेटरी है, यानी आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, और ये हमारा जो है रिकमेंडेशन है या नॉन बाइंडिंग, और ये जो चीजें हैं डेफिनेटली रॉन्ग है। तो हमारे अकॉर्डिंगली ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।